बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लास्ट टाइम का डीएससी क्वेश्चन पेपर जो कि 31 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ओके, ख़ासकर आज हम जो भी स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस शिफ्ट में उसके ऊपर बेहतरीन एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए ये आज हम देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले स्टूडेंट्स आके थोड़े से कंफ्यूज हैं कि नेक्स्ट आके कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो ईएपी में हो या चाहे वो टीएस में हो। चलो भैया, सबसे पहले इनकी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। ओके, चलो भैया देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। देखो, सेकंड टेट तो नहीं आने वाला है, चाहे वो ईएपी में हो चाहे वो टीएस में हो। सेकंड टेट तो नहीं आने वाला क्योंकि सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है नहीं कि वो नोटिफिकेशन छोड़े, फिर आके वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, फिर आके उसके रिजल्ट छोड़े। इसी में आके उसके 6 से 7 महीने लग जाएंगे, जो कि सरकार के पास, जो कि गवर्नमेंट के पास टाइम है नहीं। ओके, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब है और ये छोटे मोटे खेल खेलने के लिए सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास टाइम है नहीं। तो सेकंड टेट तो नहीं आने वाला, चाहे वो ईएपी में हो चाहे वो टीएस में हो। क्या नेक्स्ट डीएससी आने वाला है? तो डीएससी भी नहीं आने वाला है। देखो, चाहे वो ईएपी में हो चाहे वो टीएस में हो, डीएससी भी नहीं आने वाला। देखो, डीएससी का फुल फॉर्म क्या है बोले तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी। और डीएससी एग्जाम कौन लिख सकते हैं बोले तो जो आके टेट में क्वालिफाई हुए हैं वही आके डीएससी लिख सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स आके टेट को क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो गवर्नमेंट आके ये कभी भी नहीं चाहेगी कि बहुत कम लोग आके डीएससी लिखें। ओके, तो इसीलिए आके डीएससी एग्ज़ाम भी नहीं आने वाला। ओके, जब टेट भी नहीं आएगा और डीएससी भी नहीं आएगा तो कौन सा एग्ज़ाम आएगा? इन दोनों को मिलाकर एक एग्ज़ाम रखा जाता है जिसका नाम है टेट कम टीआरटी। ओके, टेट के साथ साथ डीएससी को जब मिलाया जाता है तो इसे ही आके टेट कम टीआरटी कहा जाता है। ओके, टेट कम टीआरटी का फुल फॉर्म क्या है बोले तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और उसके साथ आके उसके कॉम्बिनेशन में आके कौन सा रखा है? टीआरटी। टीआरटी मतलब टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। ओके, इन टेट को और डीएससी इन दोनों को मिला के एक एग्ज़ाम रखा जाता है जिसका नाम ही है टेट कम टीआरटी। चाहे एपी में हो चाहे टीएस में हो, तो आने वाला एग्ज़ाम कौन सा है बोले तो टेट कम टीआरटी। ओके, ये जो टेट कम टीआरटी है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं बोले तो जिन लोगों के पास भी टीटीसी की सर्टिफिकेट्स है वो भी एलिजिबल हैं, जिन लोगों के पास भी बीईडी के सर्टिफिकेट्स हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी एलिजिबल हैं, जिन लोगों ने टेट क्वालिफाई किया है वो भी एलिजिबल हैं, जिन लोगों ने टेट क्वालिफाई नहीं किया है वो भी एलिजिबल हैं। तो हमारे सामने आने वाला एग्ज़ाम कौन सा है बोले तो टेट कम टीआरटी है, और इसी का सिलेबस आज हम देखने वाले हैं। ये जो टेट कम टीआरटी है ये आके टोटली आके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आके 200 क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क्स दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, तो ये सबके लिए खुशी की बात है। ओके, ये जो टेट कम टीआरटी का पेपर है ये आके टोटली आके 8 हिस्सों में पूछा जाता है। ओके, मतलब 200 क्वेश्चंस आके ये 200 क्वेश्चंस आके 8 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। ओके, इसमें आके पहला हिस्सा है कौन सा? स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसके लिए आके 10 मार्क्स दिया जाता है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें आके किस तरह से स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना है। ओके, चलो भैया स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जो कि 31 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ओके, चलो भैया पहला सवाल देखते हैं। ओके, कोशिश करना खुद करने की, आप लोगों के लिए सिर्फ 10 ही सेकंड दिया जाएगा। ओके, ये रहा पहला सवाल। नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन इन द मेमोरी ऑफ। नोबेल इनाम इनकी याद में दिया जाता है। आपके ऑप्शन है सैमुअल नोबेल, एलन नोबेल, सैम नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। ओके, अल्फ्रेड नोबेल आके एक स्वीडन का रहने वाला था जिसने आके 1866 में आके डायनामाइट की खोज की थी। ओके, तो इसी की याद में आके हर साल इसके मरण दिन पे, मरण दिन मतलब इन्हें जो मर गया था, इन्हें कब मरा था बोले तो 10 दिसंबर 1896 को इसकी वफ़ात हुई थी, और इसी की याद में हर साल 10 दिसंबर को आके नोबेल इनाम दिए जाते हैं। ओके, ये जो नोबेल इनाम है पहले आके 5 कैटेगरी में दिए जाते थे, फिर लास्ट में आके इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया। ओके, अब टोटली आके नोबेल प्राइजेस आके 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। ओके, हमारा दूसरा सवाल है अशोक चक्र इन द नेशनल फ्लैग हैज़ दिस नंबर ऑफ स्पोक्स। कौमी परचम के अशोक चक्र में मौजूद गाड़ियों की तादाद। ओके, ये जो हमारा एक नेशनल फ्लैग है इसमें आके ये जो अशोक चक्र रहता है, इस अशोक चक्र में मौजूद गाड़ियों की तादाद हमसे सवाल में पूछा है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं।
इसका सही आंसर है 24। ओके, चलो भैया कुछ और जानकारी लेते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। ओके, हमारे एग्जाम में आके नेशनल फ्लैग से आके मोस्टली ये सवाल आज पूछे जाते हैं। ओके, हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल नेशनल फ्लैग से आके ये पूछा जाता है कि इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशो क्या है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो क्या है, बोले तो 3:2 है। ओके, कभी कभी इसके उल्टा भी पूछ लेता है कि हमसे इसका चौड़ाई और लंबाई का रेशो क्या है बोल के पूछ लेता, तो हमें आके 3:2 डाल के आएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। ओके, इसका रेशो है 2:3। ओके, अगर लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो पूछ लिया तो 3:2 है, और इसी तरह से ब्रेड्थ एंड लेंथ का रेशो पूछ लिया तो इसका आके 2:3 है। ओके, आप आके एग्जाम में सवाल को आके गौर से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। ओके, देखो एक और सवाल पूछा जाता है कि ये जो इंडिया का फ्लैग है इसे आके किसने डिज़ाइन किया है, बोले तो पिंगाली वेंकैया ने इसे डिज़ाइन किया है। और इंडिया ने इसे कब अडेप्ट किया है, कब इसे अपनाया है, बोले तो 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने इसे अडेप्ट किया है। ओके, और इसमें जो तिरंगे में जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर किस चीज़ को जाहिर करता है, बोले तो ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स को। ओके, जो भी सोचने का तरीका है वो आके सच्चा होना चाहिए, वो आके प्योर होना चाहिए, इस चीज़ को आके ये व्हाइट कलर दर्शाता है, व्हाइट कलर बताता है। ओके, चलो भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसरो लॉन्चेस ए रिकॉर्ड ऑफ 104 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस ऑन। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, इस दिन इसरो ने 104 सयारचों को खिला में दागकर रिकॉर्ड बनाया है। मतलब क्या है, इसरो ने आके 104 सयारचों को आके स्पेस में मतलब खिला में आके भेजा है। ये कौन सा दिन है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा। ओके, चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 15 फरवरी 2017 को इसरो ने आके 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा था। ओके, चलो भैया इसरो के रिलेटेड कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ओके, ये जो इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका क़याम आके 15 अगस्त 1969 को हुआ है, और ये डेट आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है बोले तो इसरो का हेडक्वार्टर्स आके बेंगलुरु में है, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है बोले तो यस सोमनाथ हैं। ओके, फिलहाल में 2023 में आके इसरो के चेयरमैन कौन है बोले तो यस सोमनाथ हैं। और इसी तरह से इंडिया ने सबसे पहला सैटेलाइट कब भेजा था बोले तो 1975 में भेजा था, और वो कौन सा था बोले तो आर्यभट्टा था। ओके, और इसी तरह से इंडिया का फर्स्ट लूनार मिशन कौन सा है बोले तो चंद्रयान 1 है। ओके, लूनार मिशन मतलब कुछ भी नहीं है, जो इंडिया ने आके सबसे पहले चांद पर कौन सा मिशन भेजा है बोले तो चंद्रयान 1 भेजा है, जो कि 2008 में भेजा था। ओके, इसके बाद आके चंद्रयान 2 भी भेजा गया था, जो कि फेल हो गया था। इसके बाद आके 2023 में मतलब इसी साल आके चंद्रयान 3 भेजने वाले हैं। इंडिया आके 2023 में आके चंद्रयान 3 भेजने वाले हैं। ओके, और इसी तरह से इंडिया का पहला मार्स मिशन कौन सा है बोले तो मार्स ऑर्बिट मिशन है। ओके, मार्स जो प्लैनेट है इस पे आके इंडिया ने सबसे पहली मरतबा के 2014 में एक मिशन भेजा था। ओके, इसी तरह से इंडिया का पहला सोलार मिशन कौन सा है बोले तो आदित्य L1 है। ओके, ये जो आदित्य L1 है ये आके 2023 में मतलब इसी साल आके भेजा जाने वाला है। ओके, ये जो सोलार मिशन मतलब क्या है बोले तो सूरज के अतराफ आके इंडिया आके एक सैटेलाइट भेजने वाली है, जिसका नाम आके आदित्य L1 है, जो कि इसी साल मतलब 2023 में ही भेजने वाली है। ओके, तो ये रहे कुछ बातें इसरो से रिलेटेड। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोले तो हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड विथ। ओके, उर्दू में क्या है, हाइपरमेट्रोपिया दूर नजरी को इससे दूर किया जा सकता है। ओके, दूर नजरी मतलब ये आँखों की एक बीमारी है, जिसमें आगे दूर की चीज़ें हमें दिखती हैं और नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती। ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा लेंस लगाएं, कौन से चश्मे लगाएं, जिससे आके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है या फिर दुरुस्त किया जा सकता है, ये हमसे सवाल पूछा है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया या दूर नजरी में आके दूर की चीज़ें दिखती हैं और नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड विद कॉन्वेक्स लेंस। ओके, हाइपरमेट्रोपिया दूर नजरी को इससे दूर किया जा सकता है। इसका आंसर है महदब अद से। ओके, चलो भैया हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड कुछ और जानकारी लेते हैं। ओके, देखो ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें आके क्या बोल रहा है बोले तो फार ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली बट नॉट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। मैंने जो पहले ही बताया था आपको, दूर की चीज़ें यहाँ पर अच्छे से दिखती हैं और नज़दीक की चीज़ें इसमें नहीं दिखती। ऐसे सिचुएशन को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ओके, इसमें क्या बोला गया है, इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ओके, देखो मैं जब आपको रेटिना गिटिना ये सारी चीज़ें आंखों के बारे में पढ़ाऊंगा जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या बोले तो कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, जिसे आगे कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। यही हमारा सही आंसर है। देखो ये जो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है ये आगे किस तरह से दुरुस्त की जा सकती है बोले तो कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करके, जिसका दूसरा नाम क्या है बोले तो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके हम आके हाइपरमेट्रोपिया को दूर कर सकते हैं, इसे दुरुस्त कर सकते हैं। ओके,
देखो एक और बीमारी है जो कि ठीक इसके अपोजिट है। मतलब क्या है बोले तो हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। बिल्कुल ठीक इसी का अपोजिट आके मायोपिया है। ओके, जिसमें होता क्या है बोले तो नज़दीक की चीज़ें हमें आसानी से दिखती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ऐसी सिचुएशन को हम आके मायोपिया कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है बोले तो इमेज आके रेटिना से आगे पड़ता है, रेटिना के आगे बनता है। ओके, और इसी तरह से ये जो मायोपिया है, ये मायोपिया को किससे दुरुस्त किया जा सकता है बोले तो इसे आके कॉनकेव लेंस यूज़ करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ओके, कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है बोले तो डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, तो ये रही कुछ बातें हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड। ओके, चलो भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़। अरुणाचल प्रदेश का सरकारी ज़बान है। इसमें ऑप्शन हैं हिंदी, पंजाबी, कोंकणी, इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है इंग्लिश। ओके, अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज आके इंग्लिश है। अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज आके अंग्रेजी है। ओके, चलो भैया लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ओके, इंडिया ने, हिंदुस्तान ने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया है और इसे आके अपने 8th शेड्यूल में रखा है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में आके 12 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जिसमें आके सबसे लास्ट आके 92 अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें आके 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। वो कौन कौन से थे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ओके, 92 अमेंडमेंट के ज़रिए इन 4 लैंग्वेजेस को आखिर में ऐड किया गया था। ओके, तो टोटल आके इंडिया ने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया है और इन्हें आके अपने 8th शेड्यूल में रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम नेशनल लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडिया के आगे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, क्योंकि इंडिया में आके बहुत सारे ज़ुबानें बोले जाते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। इंडिया में बंगाली भी बोली जाती है, इंडिया में आके हिंदी भी बोली जाती है, इंडिया में आके तमिल भी बोली जाती है, इंडिया में आके तेलुगु भी बोली जाती है। अगर इंडिया ने आके हिंदी को अपना नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया तो इन सारे स्टेट्स को जहाँ पर आके ये सारी ज़बानें बोली जाती हैं, इन लोगों को बुरा लग जाएगा और ये लोग करेंगे प्रोटेस्ट। ओके, तो इसीलिए इंडिया की आके कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है। ओके, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस आके अंग्रेज़ी और हिंदी है। ओके, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज आके अंग्रेज़ी भी है और हिंदी भी है। ओके, अगर इंडिया आके कोई पेपर वर्क करना चाहे, अगर इंडिया आके किसी कंट्रीज से आके कुछ बोलना चाहे, कुछ स्टेटमेंट देना चाहे तो वो आके इंग्लिश में करती है। ओके, तो इसीलिए आके इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज आके हिंदी एंड अंग्रेज़ी है। ओके, अंग्रेज़ी एंड हिंदी आके इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जो भी पेपर वर्क है वो आके हिंदी एंड अंग्रेज़ी में होता है और मोस्टली आके बाहर कंट्रीज़ के साथ आके इंडिया आके अंग्रेज़ी में ही डील करती है। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ वैलीज म्यूजियम इज़ लोकेटेड एट। ओके, प्रिंस ऑफ वैलीज म्यूजियम यहाँ पर वाक़ है। ओके, इसमें आके 4 स्टेट के नाम दिया है और हमसे ये सवाल पूछा है कि प्रिंस ऑफ वैलीज म्यूजियम आके कौन से शहर में है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है मुंबई। ओके, प्रिंस ऑफ वैलीज म्यूजियम आके मुंबई में वाक़ है और इसका नया नाम क्या है बोले तो इसका नया नाम क्या है बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रह संग्रहालय। इसका शॉर्ट फॉर्म आके CSMVS है। ओके, और ये जो प्रिंस ऑफ वैलीज म्यूजियम है इसका नाम आके कब चेंज किया गया था बोले तो 1998 में आके इसका नाम चेंज करके CSMVS रखा गया है। CSMVS मतलब क्या है बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश इज़। आंध्र प्रदेश का रियासती जानवर ये है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ब्लैक बक। ओके, आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल, आंध्र प्रदेश का रियासती जानवर आके ब्लैक बक है। ओके, चलो भैया कुछ और देखते हैं। देखो आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल आके ब्लैक बक है और इसी तरह से ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना का स्टेट एनिमल आके डियर है। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रायलसीमा रीजन और। ओके, रायलसीमा इलाके के 4 अजला ये हैं। ओके,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। इसका आंसर तो बच्चा बच्चा जानता है। चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है अनंतपुर, कन्नौज, चित्तूर, कड़पा। ओके, ये आके रायलसीमा के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, अब टोटल आके अब फिलहाल आके आंध्र प्रदेश में आके टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बोले तो 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, आंध्र प्रदेश में आके अब टोटली आके 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है बोले तो ये आके आपको ही बताना पड़ेगा। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है बोले तो कौन है, अब्दुल नज़ीर है। ओके, आंध्र प्रदेश के गवर्नर आके अब्दुल नज़ीर है। ये आके रिसेंटली इन्होंने आके ओथ लिया है। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द होस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाज। ओके, फीफा वर्ल्ड कप 2018 की मेज़बानी करने वाला मुल्क कौन सा है। ओके, देखो मैंने फ़ीफ़ा के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीटली बता दी हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो को देखेंगे। ओके, क्योंकि मैंने फ़ीफ़ा का कंप्लीट से डिटेल बता दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। ओके, चलो भैया इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है रूस। ओके, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का होस्ट आके रूस है, और जिसका विनर कौन था बोले तो फ्रांस था। ओके, इसका विनर आके फ्रांस था। ओके, चलो भैया 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया। 2022 का वर्ल्ड कप आके फीफा वर्ल्ड कप आके कतर में खेला गया है, और इसका विनर कौन है बोले तो अर्जेंटीना है। ओके, ये चीज़ें मैंने बहुत कंप्लीटली बहुत डिटेल से बता दी हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर इस वीडियो को देख लेंगे। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है द फर्स्ट ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। ओके, पहला ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर मुनक्किद किया गया है। ओके, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ओके, चलो भैया कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ओके, ये जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म क्या है बोले तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ये 5 देशों का समूह था, मतलब ये 5 देशों का कॉम्बिनेशन था, जो आके अपनी इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी अपना इकोनॉमिक्स जानते हैं ना, पैसा अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी इकोनॉमिक्स सुधारने के लिए इन्होंने आके ये संगम ये ग्रुप बनाया था। ओके, और इसी तरह से इसी साल मतलब 2023 में आके इजिप्ट भी आके इसमें ज्वाइन हो गया है। ओके, अब जो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है बोले तो शंघाई में है, जो कि चाइना में है। ओके, और ये जो ब्रिक्स है इसका क़याम कब हुआ था बोले तो 2009 में हुआ था। ओके, और इसी तरह से 15वां समिट, मतलब इसी साल आके ये जो ब्रिक्स की मीटिंग है ये आके कहाँ पर होने वाली है बोले तो साउथ अफ्रीका के डरबन में होने वाली है। ओके, ये रही कुछ बातें ब्रिक्स के बारे में जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसका न्यू नंबर आके इजिप्ट है। और इसी साल 2023 में आके इसका 15वां समिट होने वाला है। और वो कहाँ पर होने वाला है बोले तो साउथ अफ्रीका के डरबन में होने वाला है। और इसी तरह से ये जो ब्रिक्स है ये क्यों बनाया गया था बोले तो ये आके इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए ये ब्रिक्स का ग्रुप बनाया गया था। ओके, और इसी तरह से इसका हेडक्वार्टर आके शंघाई चाइना में है, और इसका क़याम आके 2009 में हुआ था। ओके, अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहें तो आपको करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। ठोक दीजिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन द कंट्री इज़। मुल्क की वो वाहिद बंदरगाह जो दरिया पर इन्हिसार करती है। हमारे मुल्क की एक वाहिद बंदरगाह है, वाहिद पोर्ट है जो आके दरिया पर मुनहसिर करती है, वो आके कौन सी है। इसका सही आंसर है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट। ओके, देखो ये कुछ इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, हमारे एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ओके, हमसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये जो कांडला पोर्ट है ये आके कौन से स्टेट का है। ओके, ये आके गुजरात का है। ओके, इसी तरह से हमसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये आके कहाँ पर है, तो ये आके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पॉइंट पेन वॉज इन्वेंटेड बाय। बॉल पॉइंट पेन का मौजिद, बॉल पॉइंट पेन को किसने ईजाद किया या फिर किसने इन्वेंट किया, ये हमसे सवाल पूछा है। ओके, चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है जॉन एल लॉन्ड। ओके, देखो हमें आके सारे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन आके अच्छे से पढ़कर जाना है। ओके, देखो आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, ये टॉपिक आके मैं अपने ही चैनल में इंशाल्लाह करवा दूंगा। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू निमोनिया इज़। निमोनिया की वजह से मुतासिर होने वाला अज़ू। ओके,
इसका सही आंसर है फेफड़े। ओके, द अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू निमोनिया इज लंग्स। ओके, लंग्स आके निमोनिया में आके अफेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट आके कुछ डिजीजेस हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। ओके, हमें आके हमारे एग्जाम में आके कुछ डिजीजेस दे देगा और हमसे ये सवाल पूछ लेगा कि ये आके कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डायबिटीज़ आके हमारे पैनक्रियास को अफेक्ट करता है, और इसी तरह से जो ग्लाकोमा है, ग्लाइकोमा आके हमारे आइस को अफेक्ट करता है, और इसी तरह से जो जॉइंडिस है ये आके हमारे लिवर को अफेक्ट करता है। ओके, और इसी तरह से मलेरिया आके हमारे जो खून में आके एक स्प्लीन नामी मादा होता है, स्प्लीन नामी एक माया होता है, उसे आके अफेक्ट करता है। ओके, और इसी तरह से जो मेनिंजाइटिस है ये आके हमारे स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन दोनों को अफेक्ट करता है। ओके, और कुछ है, और कुछ क्या है, मेनिंजाइटिस आके स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन को अफेक्ट करता है, और इसी तरह से कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें आके ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी आके हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ओके, और इसी तरह से जो टाइफाइड है, टाइफाइड आके हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ओके, चलो भैया ये रही कुछ बीमारियां और इसके बॉडी पार्ट्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप आके इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है, चलो भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग इज। खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करने वाला पहला मुल्क ये है। ओके, चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है इंडिया। ओके, द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग इज इंडिया। ओके, खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करने वाला पहला मुल्क आके हिंदुस्तान है। ओके, चलो भैया देखो, हमें आके जो भी फर्स्ट इन द वर्ल्ड हुआ है या फिर फर्स्ट आके इंडिया में हुआ है, मतलब दुनिया में पहली बार कुछ चीज़ें हुई हैं और हिंदुस्तान में पहली बार कुछ चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें आके हमें अच्छे से पढ़कर जाना है। ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे तवील दरिया ये है। ओके, देखो, जो लोग भी आगे हमारे ग्रुप में हैं वो लोग आके बहुत अच्छे से इस सवाल का आंसर जानते हैं और बहुत सारे सवालों का आंसर भी जानते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम 2023 ग्रुप है इसमें आके ये सारे सवाल आके डाले गए हैं ऑलरेडी और डाले भी जाते रहेंगे। ओके, इंशाल्लाह। ओके, अगर आपका स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स कमज़ोर है तो आप भी आके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आके डेली आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले जाएंगे। ओके, चलो भैया इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नील। बच्चा बच्चा जानता है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नील। ओके, नील आके कौन से कंट्री में बहता है बोले तो इजिप्ट में बहता है। ओके, EGYPT। ओके, इजिप्ट में आके नील दरिया बहती है। देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो दरियाए नील है ये आके इजिप्ट में है, और यहाँ पर आके फ़िरौन को आके ये कर दिया गया था। ओके, पानी में धंसा दिया गया था या फिर पानी में बहा दिया गया था। और ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट में ही एक आके म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में आके फ़िरौन की लाश को अभी तक आके ऐसे ही रखा गया है। ओके, ताकि ये आके हमारे हम सब के लिए आगे इबरत बने। ओके, चलो भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, जितने भी रिवर्स हैं और इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, ये टॉपिक आके मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह इसी चैनल में। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज। फ्रांस का सदर मुकाम ये है। ओके, फ्रांस का सदर मुकाम आके पेरिस है। ओके, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। ओके, देखो, कैपिटल एंड करेंसी आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इंशाल्लाह मैं ही आके ये टॉपिक आपको हमारे चैनल में इंशाल्लाह करवा दूंगा। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 19 एंड 20 अक्टूबर 2018। ओके, 19 एंड 20 अक्टूबर 2018 को 5वें एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स इजलास यहाँ मुनक्किद हुआ। ओके, बोले तो इसका सही आंसर है कि सिंगापुर है, सिंगापुर है। ओके, देखो भैया इस सवाल से हमें क्या सीखना है बोले तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आके हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये टॉपिक भी इंशाल्लाह मैं ही इसी चैनल में करवा दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, चलो भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आगे, वर्ल्ड अर्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ओके, आलमी योम अर्थ वर्ल्ड अर्थ डे इस दिन मनाया जाता है। ओके, ये सवाल तो कितनी मरतबा मैंने हमारे ग्रुप में डाला है। ओके, एग्ज़ाम 2023 जो हमारा ग्रुप है जहाँ पर आगे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स होते हैं, ये सवाल आके कितनी मरतबा मैंने डाला है मुझे ही खुद याद नहीं है। ओके, इसका सही आंसर क्या है बोले तो इसका सही आंसर आके 22 अप्रैल है। ओके, 22 अप्रैल है। ओके, इसी तरह से हमारे एग्जाम के लिए आके सारे डेज एंड थीम्स आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी इंशाल्लाह नहीं आप। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ दिस बुक विंग्स ऑफ फायर इज। ओके, विंग्स ऑफ फायर किताब के मुसन्निफ हैं। ओके, इसका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, हमारे एग्जाम के लिए आके जितने भी ये बुक्स हैं एंड ऑथर्स हैं ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक मैं ही आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, हिंदुस्तान में इस दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। ओके,
चलो भैया इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है गुप्ता पीरियड। ओके, गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया के गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। ओके, कदीम हिंदुस्तान में इस दौर को आके सुनहरा दौर कहा जाता है। किसे? गुप्ता पीरियड को। ओके, इसी तरह से एक और सवाल भी हमसे पूछ लेता है कि सेकंड गोल्डन एज या फिर सेकंड गोल्डन पीरियड आगे किसे कहा जाता है? बोले तो मुगल्स पीरियड को आके सेकंड गोल्डन एज कहा जाता है। ओके, मुगल्स पीरियड को सेकंड गोल्डन एज भी कहा जाता है। ओके, इसी तरह से हमें आके सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, चलो भैया, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको करना क्या है, और इसी तरह से अगर आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है? चलो भैया, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।